प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। पोस्ट बॉक्स में आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उस महान विभूति के बारे में जिनके चिंतन को शायद हमने बहुत विस्तार से और बहुत गहनता से समझने की पहले कोशिश नहीं की, या उनके चिंतन और दर्शन को हमने सिर्फ एक खास तरह के नजरिए से ही देखने की कोशिश की। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जिक्र किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, जिनकी जयंती हम 25 सितंबर को मनाते हैं, उस बहाने हमें उनके बारे में जब नई खोज, नई शोध और नई चर्चाओं से रूबरू होने का मौका मिला, तब ये बात समझ में आई श्रोताओं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन और उनका दर्शन सिर्फ राजनीति के दायरे तक सीमित नहीं था। वो एक बहुत विहंगम सोच लेकर आगे बढ़े जिसमें पूरी मानवता और पूरे विश्व के लिए स्थान है और उसके कल्याण का मार्ग भी उसमें से निकल कर आता है। लेकिन उसके साथ साथ एक और खास बात है। उसकी खास बात यह है कि उसका बीज, उसका स्रोत, उसकी प्रेरणा भारत की संस्कृति है, जो संभवतः देश की स्वतंत्रता के आंदोलन और देश की आजादी मिलने के साथ देश में मजबूती से हमारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चिंतन का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से वो चीज हो न सकी। आज जब हम इन चर्चाओं को कर रहे हैं आपके साथ और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के चिंतन, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर हम जब दृष्टि डालते हैं तो ये बात साफ परिलक्षित होती है। वो विशाल चिंतन और वो गहन सोच जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस देश के लोगों को और विश्व को दी है, वो कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के जीवन में एक प्रेरणा बनकर उन्हें उस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज इस कार्यक्रम में हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन के और चिंतन के विभिन्न पहलुओं पर कुछ विद्वानों से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो हिस्सा सुने जिसमें उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को बड़े श्रद्धा भाव से याद किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, 25 सितंबर को देश के प्रखर मानवतावादी चिंतक और महान सपूत दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन मनाया जाता है। किसी भी देश के युवा जैसे जैसे अपनी पहचान और गौरव पर गर्व करते हैं, उन्हें अपने मौलिक विचार और दर्शन उतने ही आकर्षित करते हैं। दीनदयाल जी के विचारों की सबसे बड़ी खूबी यही रही है, उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उथल पुथल को देखा था। वो विचारधाराओं के संघर्षों के साक्षी बने थे। इसलिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय का एक विचार देश के सामने रखा जो पूरी तरह भारतीय था। दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन एक ऐसा विचार है जो विचारधारा के नाम पर द्वंद्व और दुराग्रह से मुक्ति दिलाता है। उन्होंने मानव मात्र को एक समान मानने वाले भारतीय दर्शन को फिर से दुनिया के सामने रखा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आत्मवत सर्वभूतेषु, अर्थात हम जीव मात्र को अपने समान माने, अपने जैसा व्यवहार करें। आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय दर्शन कैसे दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, ये दीनदयाल जी ने हमें सिखाया। एक तरह से आजादी के बाद देश में जो हीन भावना थी, उससे आजादी दिलाकर उन्होंने हमारी अपनी बौद्धिक चेतना को जागृत किया। वो कहते भी थे, हमारी आजादी तभी सार्थक हो सकती है जब वो हमारी संस्कृति और पहचान की अभिव्यक्ति करे। इसी विचार के आधार पर उन्होंने देश के विकास का विजन निर्मित किया था। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति होता है। आजादी के अमृत काल में हम दीनदयाल जी को जितना जानेंगे, उनसे जितना सीखेंगे, देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सबको प्रेरणा मिलेगी। श्रोताओं, ऐसी महान विभूति थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उनका जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहा। एक बहुत ही साधारण गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन उन्होंने वैश्विक स्तर पर अपने चिंतन से जो जगह बनाई वो हम सब के लिए प्रेरक भी है और गौरवशाली भी है। उनके जीवन पर आधारित एक छोटी सी प्रस्तुति है जिसके माध्यम से हम और आप उनकी जीवन यात्रा को और उनकी जीवन यात्रा में आए तमाम संघर्षों के जो पड़ाव हैं उनको हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। शायद उसके बाद हम चर्चा करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन और उनके अंत्योदय के सोच को, उस विचार को। लेकिन पहले उनके जीवन से आइए हम परिचित होते हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से। प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रखर चिंतक, एक आम भारतीय सा
भीड़ में गुम हो जाने वाला सामान्य सा चेहरा, जिनके दुबले पतले शरीर में समाया हुआ था आकाश सा व्यक्तित्व, समुद्र सी गहरी सोच और समय पर परिवर्तन के पद चिन्ह छोड़ जाने की अदम्य क्षमता। ऐसे थे एकात्म मानववाद और अंत्योदय जैसे दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्र को समर्पित कर अपने प्रखर विचारों व व्यापक चिंतन से आने वाले समय में राजनीति ही नहीं वरन राष्ट्र नीति की भी नई परिभाषा दी। दीनदयाल जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। इस महान व्यक्तित्व में कुशल चिंतक, संगठन शास्त्री, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, वक्ता व लेखक का प्रतिबिंब था। 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के छोटे से गांव नंगला चंद्रभान में पंडित दीनदयाल जी का जन्म एक अति निर्धन परिवार में हुआ था। बालक दीनदयाल होश संभाल भी न पाए थे कि उनके माता पिता का देहांत हो गया। दीनदयाल जी ने सीकर के कल्याण हाई स्कूल से मैट्रिक और पिलानी के बिड़ला कॉलेज से इंटर की परीक्षा पास की। इन्हें दोनों ही परीक्षाओं में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। सीकर के महाराजा ने दीनदयाल जी की प्रतिभा को देखकर उन्हें छात्रवृत्ति भी दी। फिर कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से उन्होंने बीए की पढ़ाई की। जो विषय यहां पढ़ाए जाते थे, दीनदयाल जी ने उसका मन लगाकर अध्ययन किया। लेकिन दीनदयाल जी ने यहां वो शिक्षा और दीक्षा भी ली जो इस कॉलेज के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था। यहीं उनका संपर्क श्री बलवंत महाशब्दे से हुआ, जिनकी प्रेरणा से सन 1937 में वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल हो गए। दीनदयाल जी के लिए यह समय व्यक्तिगत संघर्षों के साए से बाहर निकलकर राष्ट्र की समग्रता के दर्शन का साबित हुआ। दीनदयाल जी बीए करने के बाद एमए करने के लिए आगरा चले गए। यहां पर वे नानाजी देशमुख और भावराव जुगादे के साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। उनमें सामाजिक जीवन के प्रति चेतना के अंकुर फूट चुके थे। उनके मामा, जिन्होंने बचपन में उनका लालन पालन किया था, उन्हें लगने लगा था कि भांजा अब पढ़ लिख गया है, परिवार के लिए कुछ करेगा। लेकिन दीनदयाल जी का परिवार तो बहुत विशाल था। समस्त भारत को उन्होंने अपना परिवार मान लिया था। दीनदयाल जी का लक्ष्य कुछ और ही था। उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद उसका परित्याग कर दिया। देश स्वतंत्र हो चुका था, पर समाज संगठित नहीं था। देश में कई विसंगतियां पैदा हो रही थी। उनमें सत्ता का लोभ नहीं, समाज में वैकल्पिक विचारधारा की स्थापना का दृढ़ निश्चय था। इस उद्देश्य के लिए वे जी जान से जुट गए। दीनदयाल जी के अनुसार भारत जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उसका मूल कारण इसकी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा है। आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा। अनेकता में एकता और विभिन्न रूपों में एकता की अभिव्यक्ति भारतीय संस्कृति की सोच रही है। अब दीनदयाल जी की भूमिका बदल चुकी थी। अब चुनौती थी राष्ट्र के पुनर्निर्माण की, जिसके लिए उन्होंने लखनऊ में राष्ट्र धर्म प्रकाशन संस्था की स्थापना की और यहां से राष्ट्र धर्म नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। इसके अलावा उन्होंने पांचजन्य व स्वदेश के संपादन में भी सहयोग दिया। अपने सार्वजनिक जीवन में उनकी सादगी और सरलता मानो एक किंवदंती बन गई थी। 11 फरवरी 1968 को वज्राघात हुआ, जब सारे देश ने उनकी हत्या का समाचार सुना। पूरा देश शोकाकुल हो गया। लेकिन जाने से पहले वो देश को दे गए एक ऐसा दर्शन जो देश के मानस पटल से लुप्त होने लगा था। उन दिनों देश समाजवाद और पूंजीवाद के द्वंद्वों से गुजर रहा था। तब के राजनीतिक नेतृत्व को भारतीय सनातन परंपरा की विशालता और राष्ट्र की अपनी भौतिक शक्ति का भाव नहीं हो पा रहा था।
वो कभी कहीं से अपने विकास का मॉडल ढूंढ रहा था। एकात्म मानव दर्शन, इस अंकुर के वटवृक्ष बनने की यात्रा अभी जारी है। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन और दर्शन को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ने जिक्र किया था उनके बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और कृतित्व पर बहुत सारे शोध कार्य हुए हैं, बहुत सारे विचार विमर्श होते रहते हैं, सेमिनार्स होते रहते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमने इस संदर्भ में प्रयास किया और हमने कोशिश की है कि कुछ ऐसे विद्वज्जन जिन्होंने न सिर्फ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर और उनके कृतित्व पर शोध कार्य किया या काम किया है, बल्कि उनके साथ व्यक्तिगत रूप से भी जो जुड़े रहे। इन्हीं में से एक डॉक्टर एच.एस. सिन्हा साहब, जो कि प्रख्यात विद्वान के रूप में जिनकी प्रतिष्ठा है, कुरुक्षेत्र से उनका संबंध है, और एक शिक्षक, एक अध्यापक, एक प्रोफेसर के रूप में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने चिंतन के माध्यम से और अपने अध्यापन के माध्यम से बहुत कुछ अपना योगदान दिया है। प्रोफेसर सिन्हा का लगभग 30 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव है शिक्षण के क्षेत्र में और आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं भारतीय दर्शन को लेकर, इतिहास को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर, जो बहुत चर्चित रही हैं। इस रूप में उनसे बात करना, उनसे चर्चा करना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और वही बातचीत अब हम आपको सुनवाना चाहते हैं, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन से जुड़ी हुई बात है, यानी एकात्म मानववाद और उनके अंत्योदय के दर्शन से जुड़ी हुई। सिन्हा साहब, हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन को समझने की बहुत बार कोशिश की है और मुझे लगता है कि वो इतना एक विस्तृत विचार है, उसके इतने सारे विभिन्न आयाम हैं, उस बात को इतनी आसानी से समझ पाना शायद हमारे लिए एकदम से संभव ना हो पाए। लेकिन आप जैसे विद्वज्जन जब उसकी व्याख्या करते हैं और उसके बारे में विस्तार से समझाते हैं तो मुझे लगता है बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन आखिर है क्या। आप इसके बारे में हमारा कुछ मार्गदर्शन करें। तो दीनदयाल उपाध्याय जी की जो थिंकिंग है, जो सोच है उनकी जो विचारधारा है, उस पर हम विचार करते हुए जो खास चीज़ देखते हैं वो ये है कि राष्ट्र का निर्माण, नव निर्माण इस राष्ट्र की चिति के अनुसार होना चाहिए जी। और चूंकि इस चिति के अनुसार ये निर्माण नहीं हुआ, तो पहले तो उपाध्याय जी ने ये किया कि जिन विचारधाराओं को हमारे यहाँ जो पाश्चात्य जगत के पढ़े हुए आदमी हैं या जो विदेशी शिक्षा से, विदेशी विचारधाराओं से प्रभावित हैं, उन्होंने देश के अंदर विचारधाराएं बोरो करने की कोशिश की। उसमें मौलिकता नहीं आई बिल्कुल भी, और मौलिकता ना आने के कारण से ये हुआ कि हम भटकने लगे, हम कोई रास्ता निकाल नहीं पाए। और उनकी जड़ में उन्होंने सारा दिखाया कि कैपिटलिज्म में क्या गड़बड़ है, कम्युनिज्म में क्या गड़बड़ है, समाजवाद में क्या गड़बड़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाश्चात्य जगत में इस तरह के द्वंद्व या विरोधाभास की जड़ में क्या है? इन सब का निचोड़ एक ही है और वो है डार्विन का सिद्धांत संघर्ष का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में लागू हो, कम्युनिस्टों को संघर्ष दिखाई दिया लेबर और कैपिटल का। अब भारतीयता की तरफ हम आए तो हमें बड़ा विचित्र लगता है संघर्ष। तो भारतीय चिंतन इससे किस तरह अलग है डॉक्टर साहब? भारतीय संस्कृति बिल्कुल इसके विपरीत है। भारतीय संस्कृति में अधिकारों के, क्योंकि मानव का स्वतंत्र अस्तित्व होता ही नहीं, मानव तो सामाजिक प्राणी है, इसलिए अगर वो अपना अधिकार मानने लगे तो समाज टूट जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इसको अगर हटा दो और भारतीय दृष्टिकोण की तरफ से देखो तो आपको दिखाई देगा कि कहीं भी संघर्ष नहीं है। ये सारा संघर्ष जो है ये कृत्रिम है, प्रकृति में कहीं संघर्ष नहीं है। तो उन्होंने कहा भारतीय दृष्टि से विचार करने पर क्या पता लगेगा कि एक दूसरे के, जिनको वो संघर्ष और विरोधी मानते हैं, भारतीय संस्कृति ने एक शब्द प्रयोग किया कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। और इस पूरकता पर ही भारतीय का सारा वो खड़ा हुआ है, इंटेग्रल। अधिकारों पर समाज नहीं बनते, संघर्ष पर समाज नहीं बनते। डार्विन को प्रकृति में क्या लग रहा था? नेचर इज रेड इन इट्स टीथ एंड क्लॉज। प्रकृति जो है उसके पंजे और उसके दांत खून में सने हुए हैं, वो मिटाने पर पड़ी हुई है हर एक चीज़ को, और मानव अपनी संरक्षा करता है प्रकृति से। तो कहते पाश्चात्य ने इसको क्या किया? पाश्चात्य ने कहा प्रकृति का और मनुष्य का संघर्ष चल रहा है। तो उपाध्याय जी ने कहा कि ये डार्विन की जो थिंकिंग है ये परवर्टेड थिंकिंग है। प्रकृति और मनुष्य तो एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्रकृति हमें सारी चीज़ें हमारे जीवन को चलाने की देती है, तो मनुष्य को चाहिए कि प्रकृति को उजाड़ने की बजाय इसका पोषण करे प्रकृति का। तो उपाध्याय जी ने बहुत सारा क्रम ही बिल्कुल पलट दिया पाश्चात्य के थिंकिंग का,
भारत की तरफ ला करके। और उन्होंने कहा कि ये जो दृष्टि है ये भारत ही दे सकता है, संसार में किसी ने ये दृष्टि नहीं दी। उन्होंने कहा कि हम ये कहते हैं कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी राज्य सत्ता में बैठी है और जो विरोधी बैठे हैं वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। उपाध्याय जी कहते हैं हमारे यहाँ तो राम ने कहा जो अनीति कछ बरनऊ भाई तो मोहरो को भय बिसराई। अगर तुम्हें कहीं ये लगे कि मैं अनीति का काम कर रहा हूँ तो बिल्कुल निडर होकर के एकदम कह देना राम ये अनीति हो रही है सारी। डॉक्टर साहब, राष्ट्र निर्माण या राष्ट्रीयता को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था? दीनदयाल जी का पहला उपदेश यही है कि राष्ट्र निर्माण के लिए दृष्टिकोण बदलना चाहिए। नेगेटिव दृष्टि से राष्ट्रीयता नहीं बनती। नेशनलिज्म इज नॉट ए नेगेटिव थिंकिंग। नेशनलिज्म रिक्वायर्स समथिंग पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव क्या है? वी मस्ट नो द कल्चर ऑफ इंडिया। जो कल्चर हमारी मिट गई तो राष्ट्र मिट जाएगा हमारा। यूनान का मिट गया, क्यों मिट गया? यूनान तो अब भी मौजूद है। ग्रीस जो है, इजिप्ट मिट गया, कहते हैं यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहाँ से, तो रोम इजिप्ट अब भी मौजूद है। तो कहाँ मिट गया इजिप्ट? तो दीनदयाल जी कहते हैं जब संस्कृति मिट जाती है तब राष्ट्रीयता मिट जाती है। रोम की वो प्राचीन संस्कृति मिट गई तो रोम की राष्ट्रीयता खत्म हो गई और किसी और ने अपनी राष्ट्रीयता आके उस पर लाद दी। अब इजिप्ट की संस्कृति इजिप्शियन नहीं है, वो कहीं से बाहर से लाई हुई और थोपी हुई है। तो उन्होंने कहा ये जो थोपी हुई संस्कृतियाँ हैं इनसे ओरिजिनल संस्कृति मिट जाती है, और जब वो मिट जाती है तो कहते हैं वो राष्ट्र मिट गया। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से। तो अगर फिजिकली राष्ट्र कोई फिजिकल यूनिट है तो फिजिकली तो वो मौजूद हैं सारे के सारे, मिटे नहीं कोई, लेकिन फिर भी हम कहते हैं मिट गए जहाँ से, क्योंकि उनकी संस्कृति नष्ट हो गई। जब संस्कृति नष्ट हो जाती है तो राष्ट्र नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं हमें राष्ट्र की संस्कृति को समझ करके तब राष्ट्र का निर्माण चाहिए। तो इसमें इंसान कहाँ है, किस रूप में? उन्होंने कहा हमारे यहाँ इंडिविजुअल को, मानव को और समष्टि को एक दूसरे का विरोधी नहीं माना गया। डेमोक्रेसी समाजवाद की विरोधी नहीं है हमारे यहाँ भारत में। वहाँ लड़ाई हो रही है, रूस और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। हमारे यहाँ ये है कि दोनों को मिलाया जा सकता है। इनमें से हम ऐसी चीज़ें लें कि दोनों मिलकर के खड़े हो जाएं। उन्होंने कहा हमारे उपनिषद में बड़ी अच्छी बात कही गई है। दीनदयाल जी कहते हैं उपनिषद में कहा गया है कि जो केवल अविद्या का पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, वो अंधकूप में फंसे हुए हैं और उसी अंधकार में भटकते रहते हैं। लेकिन जो लोग केवल विद्या का ही अनुसरण करते हैं वो उससे भी ज़्यादा गहरे अंधकार में हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। एक आदमी रोटी खाता है, उसने रोटी खाते खाते लोगों को कहा कि रोटी खाने के बाद भी लोग कहते हैं कि तू मर जाएगा 40, 50, 60 साल के बाद। तो उसने रोटी छोड़ दी खानी, उपवास करने लगा। रोटी खाने से मर जाऊंगा मैं, तो उपवास करने लगा। उपवास करने लगा तो लोगों ने कहा उपवास क्यों कर रहे हो? उसने कहा उपवास करने से मुझे अमरता प्राप्त हो जाएगी। तो उन्होंने कहा तुम मूर्ख हो, रोटी भी खानी ज़रूरी है और अमरता को प्राप्त करनी। तो उन्होंने कहा क्या? कि रोटी खानी इसलिए ज़रूरी है कि तुम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सको। शरीर में ऐसी रोटी खाओ, ऐसा भोजन खाओ, ऐसी चीज़ें खाओ कि तुम 60 साल की बजाय 100 साल जियो। तो अविद्या का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटी सी एग्जाम्पल दी उन्होंने कि ये उपनिषद हमारे यहाँ क्या कहते हैं, एक दूसरे के पूरक बनो। तो रोटी खाओ, रोटी खानी मत छोड़ो। पाश्चात्य में ऐसा कोई सिद्धांत आज तक विकसित हुआ ही नहीं जिसमें भौतिकवाद को और आध्यात्मिकवाद को मिलाए और कहते ये रोटी खाते खाते क्या होगा कि आप जीवन मृत्यु को तो पार कर लोगे। अब इस रोटी को इस तरह खाओ कि बांट करके खाओ। तो हमारे दीनदयाल जी भाई छोटे छोटे उदाहरण देते हुए इस चीज़ को समझा देते हैं। उन्होंने कहा कि देखो आदमी जो पूजा पाठ करने वाले आदमी हैं, जिनको कर्मकांडी कहते हैं हम, ये कर्मकांडी आदमी क्या करते हैं कि भगवान का भोग लगाते हैं और 56 भोग इन्होंने बनाए हुए हैं। तो कहते हैं लेकिन जब ये भगवान के सामने जाकर रखते हैं तो किसी ने नहीं देखा कि भगवान ने खाया हो। पर डॉक्टर साहब, क्या इसके पीछे भी कोई दर्शन है? हमें इसके आधार समझना चाहिए कि इसके पीछे फिलॉसफी क्या है। तो कहने लगे इसके पीछे फिलॉसफी ये है कि आदमी को अहंकार ना हो, वो सामाजिक प्राणी बना रहे। वो ये ना कहे कि सब कुछ मेरे लिए पैदा हुआ है, मैं ही खा जाऊँ ये सारा मेवा मिष्ठान जो 56 भोग हैं। तो पहले भगवान के आगे जाकर रखता है। उसके अंदर ये वृत्ति आती है कि भगवान जो कुछ तूने मुझे दिया था वो तेरे सामने रख रहा हूँ और तुझे विटनेस मान करके, तुझे गवाह मान करके तेरे सामने मैं क्या कर रहा हूँ, ये जितनी जनता बैठी है इसको मैं बांट रहा हूँ, ये प्रसाद कहलाता है। तो कहते हैं हमारे यहाँ ये प्रसाद वृत्ति जो है ये व्यक्ति को और समष्टि को एक साथ मिला देती है। व्यक्ति कमा रहा है, उसको अकेला नहीं खाएगा। जब ये प्रसाद वृत्ति आ जाएगी उसमें तो क्या होगा, वो पहले बांटेगा सबको।
और उसके लिए भगवान को अपने लिए गवाह बनाएगा, विटनेस हो। तो कहते जब वो तो रोटी खाएगा और उसको रोटी के साथ ये कह दिया जाएगा कि बांटने की वृत्ति, प्रसाद वृत्ति लेकर के चलो, तो उस रोटी को समष्टि में ऐसी बांटेगा कि कोई भूखा नंगा ना रहे, उसे मैं रोटी दे दूँ। तो कहते जब उसी रोटी को तुम बांट करके खाओगे, विद्या का ज्ञान हो जाएगा तुम्हें, तो तुम्हारी कीर्ति अमर हो जाएगी। तो विद्या के ज्ञान से तुम वही रोटी तुम्हें अमर बना देगी और वही रोटी तुम्हारे जीवन को भी बचा देगी। तो इन दोनों में कहीं भी, अध्यात्मवाद में और भौतिकवाद में कहीं भी टकराव नहीं है। इसलिए हमने एकांगी संस्कृति नहीं रखी भारत में। आप कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति एकांगी नहीं है, इसका क्या तात्पर्य है? हमने अपनी संस्कृति में 4 पुरुषार्थ रखे, 4 गोल्स ऑफ लाइफ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें दुनिया की सारी चीज़ें आ गई, भौतिकवाद भी आ गई और अध्यात्म भी आ गया। हमने 4 पुरुषार्थों में पहला पुरुषार्थ रखा धर्म। हमारी संस्कृति धर्म पर आधारित हो गई और फिर हमने कहा कि धर्म अनुसार अर्थ कमाओ। अर्थ को मना नहीं किया। हमारे यहाँ ये कहा गया कि हे आर्य वीरो, अपने पुरुषार्थ बल से, अपने भुज बल से जितना अर्थ कमाया जा सके, जितनी वेल्थ अर्जित की जा सके उतनी करो। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि मैं 100 रुपये अर्जित कर सकता हूँ, 100 करो, 1000 की। लेकिन इसको फिर 100 हाथों से अर्जित की हुई जो अपनी संपदा है उसको 1000 हाथों से जिसका जो भाग बनता है उसको बांट दो। इसलिए इन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ मूलक संस्कृति, तो उसमें हर मंत्र के साथ ये होता है इदं नमम, ओम इदम इंद्राय स्वाहा इदं नमम, कि मैंने जो कुछ भी कमाया है, वेल्थ अर्जित की है, तो वेद कहता है कि खूब वेल्थ अर्जित करो। दरिद्रता जो है ये पुण्य का लक्षण नहीं है, लेकिन क्या करो, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। इन्होंने कहा पहला मंत्र हमारे यहाँ ये है इंद्राय, इंद्र के लिए। इंद्र कौन है? देवताओं का राजा, स्टेट, राज्य हमारा। अगर राज्य को टैक्स नहीं मिलेगा तो राज्य कहाँ से चलेगा? कहाँ से पुलिस रखी जाएगी? कहाँ से मिलिट्री आएगी? देश में कहाँ से सड़कें बनाएंगे? जो कुछ भी मैंने कमाया है उसमें से, कमाई में से जो राज्य का हिस्सा है वो पहले जाकर राज्य को अर्पित करूँगा। मेरा नहीं है ये, इदं नमम इंद्र स्वाहा। हमारे यहाँ भौतिक संपदा, भौतिक समृद्धि इतनी रही कि जब फाहियान यहाँ हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने, फाहियान ने अपनी किताब में लिख दिया कि मैंने हिंदुस्तान में कोई घर ऐसा नहीं देखा, कोई भिखारी नहीं देखा यहाँ हिंदुस्तान में, हर्षवर्धन के राज्य में, जो भीख मांगने वाला हो, एक भी मुझे दिखाई नहीं दिया। हमने फिर अर्थ की गति भी बता दी। हमने कहा अर्थ की गति है दान और भोग और विनाश। दान की वृत्ति वाले आदमियों की कीर्ति अमर हो गई संसार के अंदर। अब हमारे यहाँ काम पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। भगवान कृष्ण ने खुद गीता में कहा है कि मैं धर्म अविरुद्ध काम हूँ। जो धर्म से, जो शोष और लव के विरुद्ध नहीं है, ऐसा काम हूँ मैं। लेकिन इन सब के बाद में क्या देखो कि इन सब के बाद देखो कि हमने अगर ये धर्मानुसार काम किए हमने, तो हम बंधन में नहीं फंसेंगे, हम लिबरेट हो जाएंगे। और बंधन क्या है? बंधन को हमारे यहाँ कहा गया कि सीमाएं जो हैं ससीम होना। अपने चारों तरफ हम लिमिटेशन लगा देते हैं। जितनी हमारी ज़्यादा लिमिटेशन तंग होंगी, संकुचित होंगी, संकीर्ण होंगी, उतना ही हम ज़्यादा दुखी होंगे। तो इसको विशाल करो, अपने व्यक्तित्व को विकसित करो। मैं आज एक व्यक्ति हूँ तो कल मैं परिवार बन जाऊँगा जब शादी हो जाएगी, और जब परिवार बन जाऊँगा तो परिवार भी आगे बढ़ेगा, तो मैं समाज बन जाऊँगा। ये सारा समाज मेरा ही परिवार है। तो कहते जब इससे भी आगे आदमी का बनता है, तो अब मैं समाज, अपने समाज से ऊपर उठ गया, अब सारे राष्ट्र की मैं चिंता करूँगा, तो फिर मैं राष्ट्र पुरुष बन जाता हूँ। और कहते राष्ट्र पुरुष बनने के बाद भी जब अपने व्यक्तित्व को बढ़ाता हूँ तो मैं सारे मानवता का कल्याण करने वाला बन जाता हूँ। मैं बुद्ध बन जाता हूँ, मैं ईसा मसीह बन जाता हूँ, मैं गांधी बन जाता हूँ। तो अपने व्यक्तित्व को बढ़ाते बढ़ाते आदमी जब समष्टि बन जाएगा तो मोक्ष प्राप्त होगी उसको। सारे बंधन तोड़ते चले जाओ, जितने तोड़ते चले जाओगे उतने असीम होते चले जाओगे आप। तो दीनदयाल जी ने कहा कि अपनी संस्कृति में सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ही दुनिया को बताया कि मैटीरियलिज्म को और अध्यात्मवाद को कैसे मिलाया जा सकता है पुरुषार्थ के द्वारा। पुरुषार्थ की कल्पना भारत की कल्पना है और कहीं की कल्पना नहीं है। तो सब लोग सुखी हों। दीनदयाल जी ने कहा कि हमारा जो भारत है वो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सर्वे भवन्तु की सुखना किसी संस्कृति में नहीं है। श्रोताओं, ये बातचीत हम कर रहे थे डॉक्टर एच.एस. सिन्हा साहब से, प्रख्यात विद्वान, लेखक, शिक्षक। और हमें उम्मीद है कि इस बातचीत के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय को कुछ हद तक समझने में हमें और आपको जरूर मदद मिलेगी। अब हम जिन विभूति से पंडित जी के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा।
डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली के, और जिन्होंने 15 खंडों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संपूर्ण वाङ्मय को, उनके संपूर्ण कार्यों को समाहित करके उसको प्रकाशित किया। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसका लोकार्पण किया था। आज उनसे बात करने का सौभाग्य हम सबको मिल रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद मित्र। दीनदयाल जी के बारे में पढ़ते पढ़ते आपके बारे में भी बहुत कुछ जाना मैंने, और मुझे कह सकते हैं कि आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई कि कितने वर्षों से 1986 में तो आपने पीएचडी कर डाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर। तो मुझे ये जानने की उत्सुकता ज़रूर हुई कि दीनदयाल जी को लेकर आपके मन में ये आकर्षण, आपके मन में ये श्रद्धा कब और कैसे पैदा हुई, जो आज इतने विस्तार के साथ देश के लिए काम आ रही है, समाज के लिए काम आ रही है। पुरानी बात है ये, जब मैं 10वीं की परीक्षा देकर उदयपुर में संघ शिक्षा वर्ग में गया था। अच्छा। 1964 में, तब दीनदयाल जी वहाँ आए थे। उनके 3 भाषण हुए थे। वो 3 भाषण एकात्म मानववाद पर थे। 10वीं का विद्यार्थी ने कितना समझता उसको। और मेरा ख्याल है पहली बार उन्होंने एकात्म मानव दर्शन पर बात की। तो समझ ज़्यादा नहीं थी जी, लेकिन जो कुछ कहा और सुना गया उसमें एक चमत्कार उत्पन्न हुआ कि ये कुछ खास है, ये कुछ विशेष है, इसको मुझे जानना चाहिए, मैं जानूंगा। और इसी लालसा में से जब मैंने आगे एमए की पढ़ाई की तब मुझे लगा कि मुझे इस पर रिसर्च करना चाहिए। और सौभाग्य से जो मेरे गुरु थे डॉक्टर श्री इकबाल नारायण, तो उन्होंने मुझे बहुत लोगों के विरोध के बावजूद इस पर पीएचडी करवाई, और करवा के ये भी कहा मुझे कि मैं दुनिया भर में राजनीति विज्ञान में भारत का विशेषज्ञ माना जाता हूँ और संसार भर में जाता हूँ, पर मेरी आँख के सामने दीनदयाल उपाध्याय आए और चले गए। तुमने यदि मेरे साथ ये रिसर्च न किया होता तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। सच बात है। मुझे लगता है करोड़ों लोग ऐसे हैं सर कि अब अवसर मिल रहा है तो हम जानने लगे हैं, तो लगता है कि हम पहले क्यों नहीं जानते थे इन चीज़ों के बारे में। फिर ऐसा होता है आप कि किसी भी विचार में जब आप डूबने लगो तो हर विचार अपने आप में सागर है, समुद्र है। तो ऐसा ही दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन है। दीनदयाल जी का तो हम नाम लेते हैं क्योंकि उन्होंने प्रस्तुत किया, पर उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि मेरा विचार है। हाँ, ये भी एक कमाल की बात है। ये उन्होंने कहा ये भारत की परंपरा का विचार है जी, और इस परंपरा के विचार को हमें युगीन तथ्यों के साथ परिभाषित करना है। दीनदयाल जी का वैशिष्ट्य ये है कि वे कोई नई बात नहीं कहना चाहते, नई बात कहने का दावा भी नहीं है उनका। और जो लोग दर्शन को समझते हैं वो समझते हैं कि संसार में नया कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि का जो स्वरूप है वो अनंत है। जब आप इस अनंत में गोते लगाते हैं तो आपको जितना सा मिलता है उतना सा आप कहते हैं। तो भारत के ऋषियों ने, मुनियों ने जो शताब्दियों से चिंतन किया, उस चिंतन की धारा से किसी कारण से हम लोग कट गए। कटने के कारण से वे बातें जो हमारी हैं और प्राचीन हैं अब हमको नई सी लगती हैं। दूसरी बात ये होती है कि धर्म तो सनातन है, लेकिन सनातन धर्म की हर युग में नया भाष्य करना होता है जी। और भारतीय दर्शन की विशेषता ये है कि हर युग में कोई न कोई महापुरुष आता है जो उसका युगानुकूल भाष्य करता है। तो दीनदयाल जी ने जिस परिस्थिति में भारत आज़ादी के बाद आया, और उस परिस्थिति का सबसे बड़ा रेखांकनीय मुद्दा ये है कि जो वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म है उससे तो हम मुक्त हुए, पर जो वेस्टर्न थिंकिंग है उससे हम मुक्त आज भी नहीं हो पाए हैं। बिल्कुल। हमारे सोचने का मुहावरा, हमारे पैमाने, मानदंड वे आज भी वही हैं। तो दीनदयाल जी आग्रह से कहते हैं कि पिछले 300-350 साल की जो बहस है पश्चिम की, उसको हमें जानना चाहिए, लेकिन जो हजारों साल पुरातन हमारी संस्कृति है, आखिर ये जानना चाहिए कि यह महान संस्कृति इतने युगों से जिंदा क्यों है। क्या कारण है कि दुनिया ने भारत को गुरु माना? क्या कारण है कि कोलंबस ने सुना कि भारत सोने की चिड़िया है और खोजने निकल पड़ा? तो यह भारत जिसने विश्व की गुरुता प्राप्त की, वह भारत जो सोने की चिड़िया बना, वह भारत जिसने संसार को बुद्ध दिया, वह भारत संसार को गीता दी। गीता रहस्य लिखा लोकमान्य तिलक ने, विवेकानंद ने दुनिया में बताया। उस भारत को आज अपनी व्यवस्थाओं में हम प्रतिबिंबित करें, ये हमारा काम है जी। और उन्होंने कहा ये चुनौती है, और थोड़ा दुख से कहा कि आज का नेतृत्व इस चुनौती को सामना करने के लिए तैयार नहीं है, और वह अपने आप को पश्चिम के सामने
आत्मसमर्पित कर रहा है, इसलिए थोड़े से वो उन्होंने उसकी आलोचना भी। तो दीनदयाल जी ने कहा कि जब आप अर्थ की बात सोचें तो एक मूलभूत बात ये सोचें कि हमें समाज में अर्थ के अभाव और अर्थ के प्रभाव दोनों को नियमित करना है। केवल अर्थ के अभाव की बात मत कीजिए, प्रभाव की बात। और इसलिए उन्होंने जो आधुनिक अर्थों में उसका एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम है आर्थिक लोकतंत्र। दीनदयाल जी कहते हैं कि जिस तरह से हर वयस्क को मताधिकार यह राजनीतिक लोकतंत्र का निकष है। निकष यानी पैमाना। तो हर वयस्क को मताधिकार राजनीतिक लोकतंत्र का निकष है, वैसे ही हर वयस्क को कार्यावसर यह आर्थिक लोकतंत्र का निकष। जो अर्थव्यवस्था अपने ही संतानों के कार्यावसरों को घटाती है वह अलोकतांत्रिक है, उसको दुरुस्त होना चाहिए। तो दुरुस्त कैसे करेंगे इसको? दीनदयाल जी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 2 शब्दों का अध्ययन पर्याप्त है। अच्छा। एक है स्वदेशी और दूसरा है विकेंद्रीकरण। स्वदेशी का मतलब विदेशी होना न होने से नहीं है। स्वदेशी अपने आप में एक पॉजिटिव अवधारणा है, वो रिएक्शनरी नहीं है कि विदेश के रिएक्शन में हम स्वदेशी हैं। तो आज़ादी के आंदोलन का एक संदर्भ है। उस संदर्भ में हाँ, हम इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट स्वदेशी की बात करते थे, पर इंपीरियलिज्म न हो तो स्वदेशी नहीं चाहिए क्या? तो स्वदेशी का मतलब होता है स्वदेशी संसाधन, स्वदेशी प्रज्ञा, स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी वितरण, स्वदेशी उपभोग। इसकी जो संपूर्णता है इसका नाम है स्वदेशी। तो क्या विदेशी कटा होना चाहिए? नहीं, कटा नहीं होना चाहिए विदेश से। तो उसका मतलब है, दीनदयाल जी कहते हैं कि स्वदेशी का मतलब है स्वावलंबी होना। और स्वावलंबी कौन होता है? स्वावलंबी वो होता है जो परावलंबी नहीं होता। तो परावलंबी कौन होता है? दीनदयाल जी कहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था आयात निर्भर है वो परावलंबी है, और जो अर्थव्यवस्था निर्यात सक्षम है वो स्वावलंबी। ये निकष पैमाना है कि आपकी अर्थव्यवस्था आयात अधिक करती है कि निर्यात अधिक करती है, इसी से पता लग जाता है। तो यदि आपकी अर्थव्यवस्था आयात निर्भर है तो आप स्वावलंबी नहीं है, आप परावलंबी। और आपकी अर्थव्यवस्था निर्यात अक्षम है तो आप स्वावलंबी है। और स्वावलंबी लोगों के जो परस्पर संबंध होते हैं वो होते हैं परस्परावलंबन के। तो हमें परावलंबन नहीं चाहिए, परस्परावलंबन चाहिए। तो परस्परावलंबन किससे होगा? विदेशी होगा। तो इसलिए स्वदेशी, स्वावलंबन, परस्परावलंबन, इसकी एक अवधारणा देते हैं दीनदयाल जी। कहते हैं इसका ध्यान रखें। और दूसरी अवधारणा है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण का मतलब है कि हर व्यक्ति, हमारे देश को जब कभी दुनिया ने कहा सोने की चिड़िया, क्या खास बात थी उसमें? कोई खास बात नहीं थी। खास बात ये थी उसमें कि हर घर स्वावलंबी था। जो अर्थव्यवस्था की पहली यूनिट है, दैट यूनिट वाज फैमिली, परिवार। और इसलिए भारतीय भाषाओं में बेरोजगारी शब्द नहीं है। लोग समझते हैं कि भारतीय भाषा बेरोजगारी भारतीय है, भारतीय भाषा का शब्द नहीं है। बेरोजगारी शब्द है पर्शियन, ये पर्शियन भाषा का है। तो बेरोजगारी पर्शियन है, अनएम्प्लॉयमेंट अंग्रेजी है। हिंदी शब्द क्या है इसके लिए? तो इसके लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं थी इसकी। क्योंकि जो हिंदी समाज है, हिंदी समाज की कल्पना नहीं करता। जैसे परमात्मा जिस किसी जीव को उत्पन्न करता है तो उसकी माँ की वक्ष में ही उसका भोजन होता है। किसी भी मनुष्य पैदा होता है तो उसको भोजन बाहर का नहीं चाहिए, अपनी माँ की जिस माँ से पैदा उसके वक्ष में मिलता है। वैसे ही कार्यावसर, कार्य की क्षमता, कार्य की गुणवत्ता, ये जिस परिवार में पैदा हुआ है उस परिवार में ही मिलती है। तो रोजगार परिवार के सदस्य होने में ही इनबिल्ट है। तो कालांतर में जातिवाद होकर के वो विकृत हो गया, वो अलग बात है। लेकिन दीनदयाल जी कहते हैं उससे हम सीखें। और वो सीख क्या है कि स्वीकार करें कि ईच एंड एवरी फैमिली शुड बी सेल्फ रिलायंट। तो यदि स्वावलंबी परिवार होंगे तो स्वावलंबी ग्राम होंगे, स्वावलंबी ग्राम होंगे तो स्वावलंबी जनपद होंगे, स्वावलंबी जनपद होंगे तो स्वावलंबी राष्ट्र होगा। तो आप घर, गांव, जिले का स्वावलंबन नहीं सोचेंगे, वो देश का सोचेंगे जी। तो आप एक प्रकार से उल्टा काम करें। तो दीनदयाल जी कहते हैं व्यवस्था ऐसे बनाइए विकेंद्रीकरण को। दीनदयाल जी यहाँ गांधी जी कोट करते हैं। अच्छा। हाँ, कि गांधी जी का वाक्य है। गांधी जी कहते हैं आई वांट मास प्रोडक्शन बट बाय मासेस। तो मास प्रोडक्शन आप फैक्ट्रियों में और मशीनों से कर लो, वो नहीं चलेगा। हाँ। मास प्रोडक्शन मासेस से। तो इसलिए फिर एक दीनदयाल जी के ही विचार को नानाजी देशमुख ने एक नारा दिया,
हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। और दीनदयाल जी ने जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई तो इस बात का आग्रह किया कि एक पंचवर्षीय योजना ऐसी बनाइए जिसका लक्ष्य ही यह हो कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। तो अभी जैसे आज की स्थिति में इसको कैसे किया जाए, तो प्रधानमंत्री ने जो कोशिशें की है उसके आज चर्चा भी की। स्टार्टअप क्या है, स्टैंड अप क्या है, मुद्रा लोन क्या है, जनधन योजना क्या है। और लोगों ने तो मजाक बनाया जब उन्होंने कहा कि अब पकौड़ा बनाना काम नहीं है। तो चूंकि अब लोगों की मानसिकता हमारे यहाँ नौकरी की बनी हुई है, कुछ लोगों ने इसको नाराजगी व्यक्त की। लेकिन ये पूंजीवाद और समाजवाद ने समाज की व्यवस्थाओं को प्राइवेट और पब्लिक में बांट दिया है। व्यवस्था तो एक ही है। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि यह पब्लिक और प्राइवेट का विभाजन कृत्रिम है, गलत है, यह मानवता को बांटता है। तो राज्य व्यवस्था भी समाज की है, एंटरप्रेन्योरशिप भी समाज की है, बिल्कुल, टीचिंग भी समाज की है, स्वास्थ्य कर्म भी समाज का है, सब कुछ समाज का। तो इस पर निजी क्या होता है? तो इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि ये जो प्राइवेट और पब्लिक वाली बात है, ये बात है सेंट्रलाइजेशन की बात, कि पब्लिक के नाम पर सब सत्ता सरकार के पास और प्राइवेट के नाम पर सब सत्ता पूंजीपतियों के पास। इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि जो न पब्लिक है न प्राइवेट है, आज भी भारत की इकोनॉमी का हिस्सा वो है जिसको आप न पब्लिक कह सकते हैं न प्राइवेट कह सकते हैं। हमारा कुम्हार है, लोहार है, नाई है, चाय वाला है, माली है, क्या है ये? पब्लिक है, प्राइवेट है? किसी में नहीं है वैसे तो इसको क्या नाम दिया है आज के इकोनॉमिक्स में? तो आज के इकोनॉमिस्टों ने नाम दिया है उसको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दीनदयाल जी कहते हैं यह इनका अपमान है। यह सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है, यह है स्वरोजगार का क्षेत्र। सच बात। यह स्वरोजगार का क्षेत्र है। यह आज भी भारत का इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसको राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित करना चाहिए। जी जी। और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके बारे में हमको समाज को तैयार करना चाहिए। पर समाज का मन अभी तैयार नहीं है। समाज का अभी भी संतानों को पालने में माता पिता के सपने यही है कि या तो सरकारी नौकर बनेगा या किसी एमएनसी में नौकर करेगा। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और जिस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली के संस्थापक और इसी के अध्यक्ष डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी से। महेश जी, प्रधानमंत्री जी ने अंत्योदय की बात की और दीनदयाल जी के साथ ये शब्द जुड़ा हुआ है इस रूप में, और जिनका आप जिक्र कर रहे थे, चाहे वो मोची हो, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे इस तरह का हमारा वर्ग जो है, तो ये क्या अंत्योदय उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ जो बिल्कुल समाज के अलग हाशिए पर हैं, उनके बारे में इसमें कुछ चर्चा है? ऐसा है कि जब दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन को अपने मस्तिष्क में परिपक्व किया होगा, तब उन्होंने एक अभ्यास वर्ग रखा 1965 में ग्वालियर में। अच्छा। उस अभ्यास वर्ग में वो लिख करके लाए और फिर पेपर ना खाली छोड़ा, सबसे बातचीत की और उसमें से एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। उसका नाम है सिद्धांत और नीति। अच्छा। उसका जो अंतिम शीर्षक है वो है हमारे आराध्य। हमारे आराध्य कौन है? तब वो कहते हैं कि गाँव में जहाँ समय अचल खड़ा है, अर्थात यदि गाँव का फोटो आप आज का देखें, आज का है नहीं जब दीनदयाल जी तब का जी, आज का देखें या 100-200 साल के पहले का देखें, तो आप है कोई फर्क नहीं। वैसा ही बैल है, वैसा ही हल है, किसान का शरीर वैसा ही है, फिर कपड़े वैसे ही हैं, उसके झोपड़ियाँ वैसे ही हैं। तो उनका समय जहाँ अचल खड़ा है, जहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो अक्षरशः अनिकेत है। झोपड़ों को क्या घर कहा जाए, अनिकेत। उनके पाँव की बिवाइयाँ फटी हुई है, वो अपरिग्रही है, कुछ ग्रहण संग्रह करने की स्थिति नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा। तो ये कौन है? तो जब यदि बात करते हो व्यवस्था की, तो व्यवस्था के लिए ये आराध्य है, इनकी आराधना पहले करो। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। ये आराध्य है, इनकी आराधना पहले करो। इसी को कहा गया अंत्योदय, कि जो समाज की प्रगति में, समाज की आर्थिक व्यवस्था में, समाज की शैक्षिक व्यवस्था में, समाज की संपत्ति और सम्मान की व्यवस्था में जो कहीं पीछे रह गया, तो इतिहास को आप लौटा नहीं सकते। पीछे रह गया तो रह गया। अब यह है कि आपका अभ्युदय तब होगा जब आप इस अंत्योदय को करोगे। अभ्युदय की प्री कंडीशन है अंत्योदय।
इस रूप में उन्होंने सिद्धांत और नीति प्रलेख में जी। अच्छा देखिए, अंत्योदय हो या इसके पहले आपने जो भी चर्चाएं की, मनुष्य है, समाज है, ये दो बहुत महत्वपूर्ण इकाइयां हैं उनके चिंतन की। आगे उसको विस्तार मिलता है राज्य के रूप में, राष्ट्र की उनकी अपनी अवधारणा है। ये सबको लेकर जो एकात्म मानव दर्शन है, वो जो ताना बाना है उनका, उसको थोड़ा आप समझाएं हमें। इसमें कुछ खास बात नहीं है। ये वो जीवन है जो भारत जीता है। भारत का जीवन एकात्मता का जीवन है। जब बेटा खाना खाता है और माँ का पेट भर जाता है, ये कैसे होता है? ये अलग बॉडी है, वो अलग बॉडी है। तो यह एकात्मता भारत अपने जीवन में जीता है। तो ये जो पश्चिम की स्थिति है कि कोई किसी के लिए नहीं जीता, सिर्फ अपने लिए जीता। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति क्या है? तो मैं अपने शरीर को व्यक्त करता हूँ, मैं अपने नाम को व्यक्त करता हूँ, मैं भाषा व्यक्त करता हूँ, अपनी रुचि रस रंग व्यक्त करता हूँ। ये सब मैंने कहाँ से पाए? रुचियाँ कहाँ से पाई? नाम कहाँ से पाया? भाषा कहाँ से पाई? भूषा कहाँ से पाई? शरीर कहाँ से पाया? कहाँ से पाया मैंने? समाज से पाया। मैं व्यक्ति हूँ यानी व्यक्त करता हूँ। किसको व्यक्त करता हूँ मैं अपने समाज को व्यक्त करता हूँ। मुझसे मेरे समाज को निकाल लो, मुझमें क्या पशु बचेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप मुझको मेरे समाज से नहीं निकाल सकते, वैसे ही आप मुझको इस प्रकृति से नहीं निकाल सकते। ये वायु है, जल है, धरती है, आकाश है, प्रकाश है, ये मुझ में है, सब कुछ मुझ में है। और ये जो कोई ऑलमाइटी है, परमात्मा यदि है, तो आध्यात्म के रूप में वो भी मुझ में है। तो दीनदयाल जी कहते हैं व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, इन चारों की एकात्मता का नाम है मानव। क्या बात है, बहुत। तो व्यष्टि यानी व्यक्ति, समष्टि यानी समाज, सृष्टि यानी प्रकृति, परमेष्टि यानी परमात्मा। व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा, ये चारों जब मिलते हैं तब मानव पैदा होता है। जब मानव की अवस्थाओं में से इनमें से आप एक को भी निकाल दोगे तो मानव विकलांग हो जाएगा। तो मानव की जो शरीर की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है, आत्मा की आवश्यकता है, इन सब को समझकर काम करेंगे तो ध्यान में आएगा कि अभीष्ट क्या है। तो पूर्वजों ने बताया है कि तुमको जो अभीष्ट है, जो हर समय चाहिए, वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। ऐसा एकात्म मानववाद दीनदयाल जी कहते हैं। उसमें पश्चिम की जो स्थिति है कि जो व्यक्ति और समाज को पृथक कर अलग अलग इकाई मानते हैं। अलग ही नहीं मानती है, विरोधी मानती है। विरोधी भी मानते हैं। हाँ। मतलब कोई समाजवादी व्यक्तिवादी नहीं हो सकता जी। और कोई व्यक्तिवादी समाजवादी नहीं हो सकता। हाँ। दीनदयाल जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति उसमें होता है कभी? वास्तव में तो हर व्यक्ति समाजवादी है और हर समाज व्यक्तिवादी है। बिना व्यक्तियों के समाज कहाँ रहेगा और बिना समाज के व्यक्ति कहाँ रहेंगे? तो जिस इकाई को बांटा नहीं जा सकता उसे एकात्म कहते हैं। जिसको खंड खंड किया जा सकता है वो एकात्म नहीं होती, नहीं हो सकता, वो बढ़ जाती है। तो वो कहते हैं मानव एकात्म इकाई है, इसे बांटा नहीं जा सकता। बांटोगे तो खंड खंड हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा। और इसलिए कि हम सब समाज से ही पाते हैं। तो ये व्यक्तिवाद और समाजवाद के झगड़े में मानव ने सामाजिक सरोकारों को खोया है। अब वो समाज से कॉन्ट्रैक्ट करता है, मैं तुम्हारे लिए इतना काम करूँगा तो तुम मुझे इतना दो। तो समाज के लिए काम करना ये मेरा धर्म है, ये मैं करूँगा। अच्छा, एक चीज महेश जी, चूंकि अब बात यह है कि जो द्वंद्व पैदा होता है वो पश्चिम की विचारधारा जो हम मानने लगे किसी वजहों से, बहुत सारे कारण है उसके, शिक्षा है, राजनीति है, उसकी वजह से हमारे में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। अब राज्य और राष्ट्र को लेकर ही जो दीनदयाल जी का चिंतन रहा है, मुझे लगता है वो भी बिल्कुल एक अलग सोच, जो पश्चिमी सोच है राज्य और राष्ट्र को लेकर, वो अलग तरह की है। वो क्या है? इसको जो संक्षेप में कहना हो तो पश्चिम में राष्ट्र कल्पना राष्ट्र राज्य पर आकर रुक गई। तो उनके पास जो अभी है वो है पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशनलिज्म। एक टेरिटरी जिस पर किसी का पॉलिटिक सत्ता है वो राष्ट्र है। अच्छा। जबकि दीनदयाल जी कहते हैं ये सही नहीं है। राष्ट्रीयता नैसर्गिक होती है, बनाई नहीं जाती जी। वो क्या है? वो कहते हैं वो है जियो कल्चरल नेशनलिज्म। जियो कल्चरल नेशनलिज्म। अच्छा। तो पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशनलिज्म ये पाश्चात्य है जो राष्ट्र राज्य में आकर रुक गया है। जो जियो कल्चरल नेशनलिज्म है उसकी स्थापना होनी है। तो पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशनलिज्म ने हमको 2 महायुद्ध दिए, फिर शीत युद्ध दिया, अब ग्लोबलाइजेशन दिया हुआ है। ये अशांति बनी ही रहेगी। हमारा एशिया तो फिर भी ठीक है, अफ्रीका देखो आप यदि, तो ऐसे स्केल रख के काट दिया गया उसको। ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो नेशन नहीं है वास्तव में, वो कॉलोनीज है। कोई स्पेनिश कॉलोनी है, पुर्तगीज कॉलोनी है, फ्रेंच कॉलोनी है, वो चले गए वहाँ से, सीमा छोड़ गए वो।
जी। तो ये जो सीमाएं हैं वो नेशन की नहीं है, ये कॉलोनीज की सीमाएं हैं। तो दीनदयाल जी कहते हैं वी शुड रीड्रॉ आवर वर्ल्ड मैप। विश्व कुटुंब है जी। कुटुंब किसका है? जियो कल्चरल नेशनलिटीज का। तो इसलिए यदि हमको विश्व में शांति सौहार्द चाहिए तो यह सत्ताधिष्ठित सीमाएं, इनसे मुक्ति पानी होगी। जब तक सत्ताधिष्ठित सीमाएं हैं तब तक सेनाएं रहेगी, तब तक युद्ध रहेगा। चाणक्य के पहले भारत में कोई सेना नहीं थी। विदेशी आक्रमण होने के बाद सेना आई है भारत में, पहले भारत में कोई सेना नहीं थी। तो इसलिए जियो कल्चर, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, दीनदयाल जिसके प्रवक्ता हैं। अच्छा, जब लोकतंत्र की बात होती है, क्योंकि एक दीनदयाल जी की अवधारणा जो मुझे नएपन के साथ लगी, चीज़ें नई नई होती हैं लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण भी नया हो सकता है, उनका चिंतन नया हो सकता है। जो उन्होंने लोकमत के परिष्कार की बात कही है, आज की तारीख में और आज के युग में हम देखते हैं राजनीति वो बिल्कुल उल्टा है उसका। समाज को राजनीति जो है वो लोकमत का मैनिपुलेशन है। ये जो लोकमत का परिष्कार है वो, इसको थोड़ा आप हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। दीनदयाल जी का एक वाक्य है, हाँ, वो है सिद्धांतहीन मतदान सिद्धांतहीन राजनीति का जनक। ये संभव नहीं है कि मतदान तो सिद्धांतहीन होगा, हाँ, मतलब हम जाति के आधार पर दे, धर्म के और आधार पर उसमें से उत्पन्न हुई राजनीति कुछ सिद्धांतवादी होगी। ये कैसे हो सकता है? इसकी अपेक्षा ही तो नहीं बोए फेल व बूढ़ के तो आम खाते खाए। सही बात है। इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं हाँ, कि सिद्धांतवादी व्यक्ति हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। सिद्धांतवादी संस्थाएं हमेशा थी, हमेशा रहेंगी। लेकिन सिद्धांतवादी समाज यदि नहीं बनेगा तो वे व्यक्ति ही रहेंगे। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि यह पार्टी जाएगी और वो पार्टी आएगी, उससे ठीक हो जाएगा, ये गलत फहमी है। बिल्कुल। यह व्यक्ति आएगा और वह व्यक्ति जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये गलत फहमी है। सही क्या है? तो दीनदयाल जी कहते हैं मतदाता को मतवान बनाओ। मतवान जी, अच्छा, मतदाता को मतवान बनाओ। आज हमारा लोकतंत्र मतविहीन मतदाताओं का लोकतंत्र है। उनसे पूछो आपकी अर्थव्यवस्था में क्या मत है आपका, समाज व्यवस्था में क्या मत है आपका, विश्व व्यवस्था में क्या मत है आपका, तो उसका कोई मत ही नहीं है। तो मतविहीन मतदाता है। तो सिद्धांत विहीन भी है, मत विहीन भी है, दोनों एक ही बात है एक प्रकार से। जी, दोनों एक ही बात है। हाँ। तो इसलिए वो कहते हैं ये कैसे प्राप्त करना है, इसका तरीका क्या है? हाँ, तो कहते हैं इसका तरीका है लोक मत परिष्कार। लोगों के मत को परिष्कृत करने के लिए एक पूरी पीढ़ी को आगे आना चाहिए। अब स्थिति हमारी ये है कि आम मतदाता के पास केवल लोग चुनाव में जाते हैं वोट मांगने, और उसमें भी जो राजनीति के लोग वो जाते हैं। देश का साहित्यकार, देश का पत्रकार, देश का अध्यापक, देश के बुद्धिजीवी, ये कभी भी मतदाता के पास जाते ही नहीं। दीनदयाल जी चाहते हैं कि सब जाएं। चौपालें जीवित होनी चाहिए। भारतवर्ष का समाज चौपालों से चलता रहा है, अब वे चौपालें शांत हो गई है। सत्संग होने चाहिए। सत्संग की परंपरा धीरे धीरे कर्मकांडी बन गई है। तो इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं लोकमत परिष्कार का साधन है, और राजनीतिक कार्यकर्ता केवल सत्ता के लिए नहीं, लोकमत परिष्कार के लिए काम करें। वो खुद जब 1963 में जौनपुर से उपचुनाव लड़े थे तो मैंने सुना कि उन्होंने ये बात तो साफ साफ स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि मैं किसी जात के आधार पर, धर्म के आधार, इन चीज़ों के आधार पर मैं वोट मांगने हुआ ऐसा था जी कि वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो पंडित लगाए तो उपाध्याय लगाए। अच्छा, तो वहाँ की ब्राह्मण सभा ने हाँ, उनको आमंत्रित किया कि आप हमारे यहाँ से खड़े हो रहे हैं उम्मीदवार, तो आप हमारी सभा में आइए। तो दीनदयाल जी ने कार्यकर्ताओं को कहा कि उनको सादर निवेदन करो कि आज जौनपुर के चौराहे पर मेरा भाषण होगा, वे सब वहाँ आए, जो मुझे कहना है वो वहीं कहूँगा। और वहाँ जब सभा हुई तो उन्होंने कहा कोई मुझे इस कारण वोट न दे क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस कारण वोट दें कि मैं कांग्रेस और पंडित नेहरू की नीतियों के खिलाफ जनसंघ का कार्यकर्ता हूँ, और देश के गैर कांग्रेस दलों ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, मुझे इसलिए वोट चाहिए, ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए। ब्राह्मण नाराज हो गए, दीनदयाल जी हार गए। हाँ, ये बात है कि वो चुनाव हारे, लेकिन एक ये भी बात है कि एक सिद्धांत जो उनका अपना था वो उस पर अडिग रहते हुए उन्होंने ये भी साबित किया चुनाव में जाकर। उनके जो साथ एक कार्यकर्ता थे जी, उन्होंने एक लेख लिखा है, हाँ, दीनदयाल जी चुनाव हम जौनपुर क्यों हारे। अच्छा, तो पहला वाक्य उनका है प्रत्याशी चुनाव जीतना चाहता ही नहीं था। ये भी एक अलग ही तरह की बात है। खैर, ये इतनी सारी बातें और बहुत रोचक भी और बहुत प्रेरक बातें आपने डॉक्टर साहब की हैं।
लेकिन एक लेखक के रूप में भी, जैसे आप चाणक्य का जिक्र कर रहे थे तो मुझे याद आया कि सम्राट चंद्रगुप्त पे उन्होंने किताब लिखी और एक रात में किताब लिख डाली थी उन्होंने। उनकी पहली पुस्तक थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक रात में लिखने वाली बात का उल्लेख तो होता है, लेकिन सम्राट चंद्रगुप्त या उनके कार्य की प्रणाली, उनका चिंतन उनके मन में रहा होगा। नहीं, ये 1947 में ये 2 पुस्तकें क्यों लिखी उन्होंने? एक आदि शंकराचार्य, और एक जगत गुरु शंकराचार्य, और वो भी लिखे उन्होंने कि वो वह काल है जब देश के बंटवारे की संधि विला पर खड़ा है देश, अंग्रेज जाएगा। तो उस वक्त का जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव के दीनदयाल जी खिलाफ है। तो वो कहते हैं कि हमें देश को राजनीतिक रूप से एक करना है। तो कैसे करना है? तो वह पहला व्यक्ति जिसने देश की पॉलिटिकल यूनिटी के लिए काम किया, वो पहला व्यक्ति चाणक्य है, और उसने चंद्रगुप्त खड़ा किया। तो हमें देश को नहीं बंटवाना है, हमें खड़ा करना है चंद्रगुप्त। और दूसरी पुस्तक लिखी कि पॉलिटिकल यूनिटी के लिए काम किया चाणक्य ने, पर इस देश की पहचान पॉलिटिक्स नहीं है, तो इस देश की पहचान गुरु शंकराचार्य है। तो इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त और शंकराचार्य ये 47-48 में लिखा। और समय तो कम होता था, तो मैंने सुना कि ये यात्रा के दौरान ही ये लेखन का उनका कार्य चलता। ये इतने वर्षों के वो बड़े नेता रहे देश के जी, पर आपको देश में कहीं नहीं मिलेगा कि ये वह कमरा है जहाँ दीनदयाल जी रहते थे जी, या ये अलमारी है जहाँ उनकी किताबें होती थी। तो उनके झोले में किताबें और सब कुछ झोले में, जहाँ गए वहीं पढ़ते थे। कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। वैसे उनका जीवन भी डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि बचपन से लेकर एक युवावस्था तक बहुत कह सकते हैं दुखदायी, पीड़ादायक, संघर्षों से भरा हुआ, क्योंकि पिताजी की तो 2.5 साल जब ये थे तभी मृत्यु हो गई थी जी, और 5 साल के हुए तो माँ की हो गई। नगला चंद्रभान जगह है जहाँ जन्म हुआ था, फरह पे है नगला चंद्रभान के पास। अच्छा, मामाओं के यहाँ पले। वो इनके पैतृक परिवार में कोई था नहीं पालने वाला। हाँ, मामाओं के यहाँ पले। मामा राजस्थान में रहते थे? राजस्थान में स्टेशन मास्टर थे। अच्छा, तो 9 साल की अवस्था में स्कूल गए पहले बार। अच्छा, पहले वो भरतपुर जिले में है वो। अच्छा, वहाँ पढ़े, बाद में सीकर पढ़े, फिर कोटा पढ़े, फिर पिलानी पढ़े, फिर इंटर वहाँ से किया था पिलानी से। हाँ, लेकिन बहुत मेधावी थे क्योंकि मेधावी थे। उनको वो पढ़े स्कॉलरशिप से ही, क्योंकि इंटर में भी विशेष योग्यता के साथ पास हुए, फिर कानपुर में फर्स्ट डिवीजन, उनको गोल्ड मेडल मिला जी। लेकिन एमए की पढ़ाई शायद पूरी नहीं कर पाए थे ना? उनकी बहन बीमार हो गई थी, मेरी बहन की। हाँ, तो उसके शुश्रूषा में लगे। अच्छा, उसके बाद पता नहीं, मुझे लगता है शायद ये परिस्थितियां ऐसी आती रही जो जीवन में ऐसे ऐसे निकट और प्रिय लोगों को खोया भी उन्होंने। जो बहन की मृत्यु के बाद मुझे लगता है कि पूरी तरह से उन्होंने राष्ट्र निर्माण, समाज चिंतन, समाज सेवा अपने को समर्पित कर दिया। हाँ, वो तो ऐसा है कि दीनदयाल जी का संघ का संपर्क राजस्थान का नहीं है जी। वो तो जब कानपुर कॉलेज में गए तभी उनका संघ से संपर्क आया। देखिए, जब आप ये बात कह रहे थे कि एक झोले में किताबें और कुछ उनके अपने सामान, व्यक्तिगत सामान, निजी सामान, यही उनकी संपत्ति थी और इसी के साथ वो घूमते रहते थे। और उनका अंतिम सांस भी उन्होंने ऐसे ली जब मुगल सराय में पैदा हुए, स्टेशन पर चले गए, स्टेशन पर धनक्या में पैदा हुए, मुगल सराय चले गए। 11 फरवरी 1968 में उनका देहांत हुआ वहाँ। और वो भी एक गुत्थी ऐसी है जो पता नहीं लगा, मुझे लगता है अभी तक नहीं सुलझी है वो। श्रोताओं, डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन, उनके कृतित्व, उनका चिंतन, उनका दर्शन, पूरा वाङ्मय बहुत अनंत है, लेकिन एक सीमित समय में जितने संभव हो सका हमने बात की। लेकिन डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी, जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन को लेकर शुरू से उनके एक एक जीवन के हर आयाम को, हर पहलू को उन्होंने लिपिबद्ध भी किया है, लोगों तक पहुंचाया है, वक्तव्यों के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से। आज आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। बहुत अच्छा लगा आप आए, आते रहिए। हमारा उद्देश्य यही है कि इस माध्यम से ये बातें वहाँ तक पहुँचे और लोग अपने स्तर पर इसको और ज़्यादा जानने की कोशिश करें। ये तो सिर्फ एक प्रेरणा स्वरूप है। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मित्र। श्रोताओं, इस कार्यक्रम से अब मुझे यानी जैनेंद्र को भी अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।